तो आज की जो हमारी ये क्लास है बेसिकली बीएसडब्ल्यू और यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है। उसी के संबंध में आज मैं आप लोगों से भारत में समाज कार्य के इतिहास पर बातचीत करने वाला हूं कि गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पहल क्या क्या थे, कौन कौन से एनजीओस थे जो अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, उनके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। बेसिकली अगर हम बात करें, MSW एक किताब है इग्नू की, उसका नाम है MSW02। ये बेसिकली व्यावसायिक समाज कार्य है, इस किताब का नाम व्यावसायिक समाज कार्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। तो उसी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4, कहता है कि भारत में समाज कार्य का इतिहास, गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिकाएं हैं और कैसे पहल हुई है, कैसे शुरुआत इसकी की गई हैं। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं सारे के सारे। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, गैर सरकारी संगठन में एक शब्द आएगा आपके सामने, बाल ग्राम। बेसिकली आपको बता दूं कि समाज कार्य का आविर्भाव 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था और आज हर क्षेत्र में लोगों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता संवर्धन के लिए व्यवसाय समाज कार्य को महत्व के रूप में जाना गया है, इम्पोर्टेंस के रूप में। तो समाज कार्य और समाज कल्याण से जुड़े जो दार्शनिक और ऐतिहासिक जो आधार है, वह व्यवसाय समाज कार्य का स्तंभ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो 20वीं शताब्दी में प्रथम 2 दशकों समाज कल्याण के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए थे। 2 दशकों में ध्यान रखेंगे, तो जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे उनका नाम था लोक कल्याण से संस्थाएं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, शोध, अंतर्राष्ट्रीय शांति, समाज कल्याण आदि के लिए समर्पित था। उस संस्था का नाम लोक कल्याण संस्था थी। एक था बाल स्काउट्स, यानी इसी को बालिका स्काउट्स भी कहा गया। अभी हम बात करेंगे, आप केवल ध्यान से सुनिए एक बार। कैंप फायर गर्ल्स कार्यक्रम, बॉयज क्लब मोमेंट इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशेष युद्धकालीन कार्यक्रमों में होम सर्विस और अमेरिकन रेड क्रॉस, मैंने पढ़ा रखा है अमेरिकन रेड क्रॉस के बारे में, और राष्ट्रीय मनोरंजन संघ के बीच में एक एजेंसी को मोटिवेशन के रूप में या मोटिवेट के रूप में सेवाएं जो है प्रोवाइड की गई। तो ये 20वीं शताब्दी के दौरान में समाज कल्याण के लिए जो कार्यक्रम थे, ये जिक्र हुआ था कि भाई कौन कौन से कार्यक्रम थे। तो एक कार्यक्रम आपको पता हो गया, लोक कल्याण की संस्थाएं थी। दूसरा आपको पता चल गया बाल स्काउट्स या बालिका स्काउट्स भी कह सकते हैं, ये भी आप जान गए। तीसरा आपका था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में एक होम सर्विस और अमेरिकन रेड क्रॉस, है ना, ठीक है। रिक्रिएशनल, बेसिकली इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मनोरंजन संघ, नेशनल रिक्रिएशनल एसोसिएशन सहित कई राष्ट्रीय एजेंसियां थीं जिसको प्रोत्साहन दिया गया और उनको सेवाओं को शामिल किया गया था। तो ये 3-4 बातें थी, इसको हमें तो ध्यान में रखना ही रखना है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत का SOS बाल कल्याण क्या था, है ना। SOS भारत का क्या था, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा, जो भारत का SOS था, SOS का मतलब होता है सेव आवर सॉइल। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है। तो ये अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए संलग्न करता था NGO और गैर सरकारी संस्था।
यानी जो सरकारी संस्था थी वो, और जो गवर्नमेंट, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो। सरकारी एजेंसियां और नॉन सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, ठीक है, ये काम करती थी अनाथ बच्चों की देखभाल के रूप में। ये बात मैं कर रहा हूँ भारत का एसओएस के बारे में, एसओएस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी शामिल था और प्राइवेट भी शामिल था, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो संस्था व्यक्तियों, कंपनियों से दान, भूदान, बच्चों की छात्रवृत्ति, इनके लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती थी, है ना, याद रखिएंगे आप लोग ये भी। तो अब ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों जो हैं फाइनेंशियली मजबूत करती थी, है ना। और इसी के संस्थापकों का यह स्वप्न था, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्वप्न, फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड में पहले एसओएस बाल ग्राम की स्थापना से साकार हुआ, इसको साकार किया गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें स्वप्न की बात करें, ड्रीम देखा भाई कि हमें ये पूरा करना है किसके माध्यम से, तो ग्रीन फील्ड के माध्यम से फरीदाबाद में। तो एसओएस आप देखिए, बाल ग्राम में बेसहारा, मैंने आपको लिख बताया अनाथ व गरीब परिवारों के बच्चे रहते थे, और बच्चों के भोजन से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था बाल ग्राम में होती है। भारत का पहला बाल ग्राम फरीदाबाद में ही बनाया गया है। नाम क्या है उसका, ग्रीन फील्ड, और 1967 में यह बनकर तैयार हो गया। कब तैयार हुआ, 1967 में, ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत से अच्छे लोग, अनेक अच्छे और लोग समर्पित रहे। अगर हम बात करें तो सैकड़ों इसमें जो है सहयोगकर्ता ने इसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग दिया, उसकी मदद की। एसओएस में प्रतिपालक देखभाल के लिए राष्ट्रीय देखभाल संबंधित जो कार्यदल था, उनके सदस्य के रूप में एसओएस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तकनीकी को यहाँ पे शामिल कर दिया। गतिविधियाँ, टेक्निक, सिद्धांत वगैरह जो भी थे उसको शामिल किया गया। साथ ही संगठन में भारत सरकार के महिला और बाल विकास के, बाल संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ योजनाएं थी, कुछ आयोग थे, उनके द्वारा जो है स्थापित किए गए थे, है। और एसओएस बाल अधिकार के भारत सहयोग का IACR का भी सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा किसका सदस्य है। अगर हम बात करें एसओएस बाल अधिकार के भारत सहयोग का, अगर हम बात करें तो सदस्य है, और वो सदस्य कौन है, IACR, इंडियन अलायंस ऑफ चाइल्ड राइट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है कि वर्तमान में भारत में एसओएस के 40 बाल ग्राम हैं। फरीदाबाद में 2 एसओएस बाल ग्राम चलाए जा रहे हैं। एक ग्रीन फील्ड में है, जबकि दूसरा सेक्टर 29 में है। दोनों में करीब 219 बच्चे रहते हैं। बाल ग्राम में अलग अलग घर बनाए जाते हैं। हर घर में एक महिला 10 बच्चों की देखभाल करती है। यही कारण है कि प्रतिपालक देखभाल के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन संबंधित कार्यदल के सदस्य के रूप में एसओएस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तकनीकी को निविष्ट करता है, ठीक है। हालांकि पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि कितने बच्चे आपके ग्रीन फील्ड में हैं और कितने बच्चे सेक्टर 29 में हैं। फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है दोनों को मिला के तो आप बता दीजिएगा कि 219 बच्चे हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन फील्ड स्थित में बालग्राम को लेकर कुल बच्चे 190 बताए गए। ग्रीन फील्ड में बालिकाओं की जो संख्या बताएगी 135, बालकों की संख्या बताएगी 55, बालग्राम स्टाफ जो बताया गया वो 35 और सिक्योरिटी गार्ड जो बताए गए वो 6 है।
ये ग्रीनफील्ड में स्थित जो बाल ग्राम की बात मैं कर रहा हूँ उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? एक बार स्पष्ट करिए, एक बार आप मुझे ज़रा बताएं यस सर। SOS के बारे में आपको क्लियर हुआ? जी सर। ध्यान रखेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बालग्राम है ना, SOS। और पेपर में भी कई बार पूछा भी जा चुका है SOS के बारे में, तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में, है ना। आगे बात करते हैं इसी के संबंध में। तो मैं आपको बता दूं, SOS चिल्ड्रन विलेज एक स्वतंत्र और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। और जब SOS की बात इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ना होकर इंटरनेशनल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप ऑस्ट्रिया का नाम बताइएगा, ऑस्ट्रिया का नाम बताइएगा। और ऑस्ट्रिया में कहाँ पे? जो है इंसब्रूक में ये नाम आप बताइएगा। इसका जब गठन हुआ था तो वह वर्ष था 1949 था। संस्थापक जो रहे इसके हरमन गमिनेर, हरमन गमिनेर थे इसके SOS का, मतलब SOS चिल्ड्रंस जो है चिल्ड्रंस विलेज है ये, है ना, लविंग होम फॉर एवरी चाइल्ड, है ना, ये बात करता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट है जो आपको मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम बताया है, और एक पहला फैक्ट था जो भारत के परिप्रेक्ष्य बात किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आपका आता है एक और प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में नाम, भारत का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। भारत का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ सन 1970 की बात है ये, उस समय इसकी स्थापना हुई थी, उसको स्थापित किया गया था, है ना। और यह एक गैर लाभकारी संगठन है, भारत का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। हाँ। अब इसमें आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों से पेपर में पूछा भी जाता है ये सारी चीज़ें। तो इसकी स्थापना पूछेगा तो सीधा सीधा आपको पता हो गया है कि सर 1970 में होगा। इसमें अगर हम बात करें आप लोगों से, 24 राज्य जो हैं स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघों का एक संघ बनाया गया है ना। अभी आपको मिलेगा भी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ एक गैर लाभकारी और पंजीकृत समाज है जो वर्ष 1970 में गठित किया गया। यह 27 राज्य, 27 के लिए पहले 24 था, 27 राज्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघों का एक संघ है जो देश भर में 45,000 से अधिक स्वास्थ्य और विकास संस्थाओं को एक साथ जोड़ता है। हम उनमें से एक हैं दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य और विकास नेटवर्क। तो भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ भारत में गतिविधि स्वास्थ्य योजना और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए जन केंद्रित नीतियों की वकालत करता है ना। और हम लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर अभिनव स्वास्थ्य तथा विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करता है और उसका समर्थन करता है। तो इसमें जो स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ है वो लागत प्रभावी, निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए देश में एक मजबूत स्वास्थ्य आंदोलन का निर्माण करने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 1970 में यह स्थापित हुआ और निम्न स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को परस्पर जोड़ता है और मुख्य उद्देश्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देकर लोगों को वास्तविक स्वास्थ्य देने की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके संबंध में। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें आपको बताइए भारत स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना और इसका मोटो, उद्देश्य बता दीजिए एक बार, स्पष्ट है? जी सर। जी सर। अगर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है तो आप पूछ लीजिए भाई, है ना।
उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और नाम आता है, इम्पॉर्टेंट है, AIWC के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है ना। तो इसको बेसिकली कहा जाता है ऑल इंडियन, है ना, ऑल इंडिया वोमेंस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। सन 1927 में आप देख सकते हैं, यह जो है सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स, कहीं कहीं कुजिन शब्द भी लिखा जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? दिल्ली में की थी। ठीक है। और यह महिलाओं और बच्चों के लिए स्वैच्छिक प्रयासों में सुधार के लिए एक संगठन है जो अन्य महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। यह संगठन देश के सबसे पुराने महिला समूहों में से एक है और इनके पूरे देश में जो है शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेस हैं इसकी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना पुणे में इसकी स्थापना पुणे में हुई है ना। 1927 में महारानी जो है चिमनाबाई गायकवाड़, ठीक है, AIWC की अध्यक्ष रही हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई अध्यक्ष कौन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का, तो आप लोग नाम यही बताइएगा। अमृत कौर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का संस्थापक सदस्य रही हैं। तो ये सदस्य रही, ना कि संस्थापक रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। संस्थापक कौन थे फिर? मार्गरेट एल्विस, नहीं, कुजिन या कजिन कह लीजिए, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय अगर हम बात करें AIWC के पहले सचिव में से एक थी। ये भी फैक्ट है, जैसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का आप याद रखते हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, ये था क्या? ये सामाजिक न्याय, सत्यनिष्ठता, समान अधिकार का अवसर देता था और जीवन की आधारभूत जो आवश्यकताएं थी, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाएं दिलाने की बात इसी संस्था के उद्देश्य थे, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा जो है, शिक्षा की पाठ्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। सन 1996 में एक संगठन अपनाया गया और साक्षरता अभियान तीव्रता एक प्रकार से इसके माध्यम से जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। तो 1996 में महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बात हुई, जो एक पाठ्यक्रम को स्टार्ट करता था, वो जो एक पाठ्यक्रम स्टार्ट करता है। संगठन को फिर 1989 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा परियोजना, है ना, चूल्हा परियोजना, कभी कभी पेपर में पूछता है हम लोगों से कि NPIC क्या है, तो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन इम्प्रूव चूल्हा, ठीक है। इसको कहा गया है कि राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा परियोजना 1989 में ये स्टार्ट किया गया, बनाया गया। और राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको राष्ट्रीय NPBD नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ बायोगैस डेवलपमेंट, है ना। तो राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए इसे नोडल अभिकरण यानी एजेंसी के रूप में संचालित किया गया, है ना, इसको संचालित किया गया। फिर 1996 में इस्तांबुल में एक हैबिटेट सेकंड में राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा परियोजना कार्यक्रम के लिए
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में 500 रोल और ऑनर प्रदान किए गए, उसमें जो है प्रोवाइड कराए गए। तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता था। और ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में अगर उत्कृष्ट कोई कार्य करता था उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता था, तो IRDIREDA, ये जो है एक प्रकार का पुरस्कार है, इसे जो है प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये? पुरस्कार है सर। सर क्या बताया? Renewable। IREDA। हाँ, ठीक। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी थी ये, है ना, ये एजेंसी थी। और इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी, 1987 में हुआ था। दिल्ली में है ये। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सर एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। इंडियन, जी, सर इसका फुल नेम रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए। बता दीजिए सर। क्या? IREDA। तो आई का आपका बन जाएगा इंडियन, और आर सा आपका बन जाएगा रिन्यूएबल कह लीजिए आप, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ओके, ठीक है सर। चलिए आगे बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर। एक आता है आप लोगों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं NSS, है ना, नेशनल सर्विस स्कीम कहते हैं इसको, है कि नहीं। भारत सरकार युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 में शुरू किया गया था। यह 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और स्कूलों के छात्र युवाओं को अवसर प्रदान करता है। भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकी संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियां और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए है। यह एक सक्रिय सदस्य होने के नाते इस छात्र स्वयंसेवकों के पास एक कुशल सामाजिक नेता और कुशल प्रशासक और मानव स्वभाव को समझाने वाले व्यक्ति होने का प्रदर्शन और अनुभव का होना या अनुभव होगा। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के बाद से सरकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सहभागिता के प्रति ध्यान आकर्षित करती रही। प्रारंभ में बेसिकली श्रमदान द्वारा छात्रों में श्रम की प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया गया था। तो नेशनल सर्विस स्कीम का प्रारंभ महात्मा गांधी जन्म शताब्दी 1969 के अवसर पर छात्र युवा सेवा कार्यक्रम के रूप में इसको किया गया था। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य इतना था कि सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना और उनका व्यक्तिगत विकास करना, और इसमें स्नातक कर रहे छात्रों को शामिल किया जाता है ताकि वे समुदाय की समस्याओं को समझने और उसका महत्व जानने में सक्षम हो सके या सक्षम हो। इस तरीके की बात NSS में कहा गया था, है ना। आगे हम बात करते हैं। तो NSS का उद्देश्य क्या था? आप देख सकते हैं, एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना। इसका एक आदर्श वाक्य है, नॉट मी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी फेमस शब्द रहा है ये, ठीक है। नॉट मी बट यू। इसका मतलब यह है कि मैं नहीं परंतु आप, मैं नहीं परंतु आप, ठीक है। तो ये क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है ना। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 दिन तक
विशेष शिविर लगाया जाता है। लगभग 120 घंटे का नियमित क्रियाकलाप जो है वो सामुदायिक कार्य को शामिल करता है। इसके अंतर्गत कई टास्क शामिल हैं, लाइक परिसरों का सुधार, वृक्षारोपण, अपनाए गए गांवों और गंदगी बस्तियों में संरचनात्मक कार्य, कल्याणकारी संस्थानों में कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, बंजर भूमि पर बल के साथ सतत और अस्थायी विकास और बंजर भूमि मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं एनएसएस का एक एक्टिविटी को संचालित करता है। ठीक है। जी सर। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि एनएसएस बैच, अच्छा ये वही है बैच वगैरह आपने। अच्छा कितने लोग एनसीसी को ज्वाइन किया था? कोई है बच्चा इसमें? कोई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा आपके घर में कोई बच्चा होगा, देखना उसको ज्वाइन कर रखा होगा। तो उसके बाद बैच होता है, एक बैच है ना, इसको बैच बोलते हैं। तो स्वयं सेवक जो एनसीसी के नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने का विकल्प चुनते हैं। और एनएसएस बैच को जो है गर्व और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ पहनते हैं। और एनएसएस बैच में कोलार्क व्हील 8 बार होता है जो दिन की 24 घंटे का संकेत देता है। पहनने वाले को राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है, यानी 24 घंटे। तो बैच में लाल रंग एनएसएस का स्वयं सेवकों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा और भावना का दर्शाता है। नीला रंग जो है उस ब्रह्मांड को दर्शाता है, जिससे एनएसएस एक छोटा सा हिस्सा है जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार होता है या तैयार है ना। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्या है एनएसएस। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अब। एक गांधी शांति प्रतिष्ठान है ना, गांधी पीस फाउंडेशन बोला जाता है इसको, GPF कहा जाता है। तो यह एक अशासकीय संस्था यानी एनजीओ कह सकते हैं इसको हम, गैर सरकारी संगठन। इसका लक्ष्य है कि संसार में शांति एवं भाईचारा स्थापित करना। और इसके लिए संस्था बच्चों को शांति की संस्कृति से अवगत कराने की शिक्षा देती है और नवयुवकों को सम्मिलित किया जाता है और गांधी जी द्वारा अपनाए गए जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में ये प्रयत्न किए जाते हैं। बेसिकली गांधी शांति प्रतिष्ठान की स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रमुख योगदान रहा है। गांधी शांति प्रतिष्ठान में महात्मा गांधी द्वारा हमें विरासत में प्रदान किए जाने वाले या प्रदान किए गए उपदेशों और पद्धतियों का अध्ययन और अनुसंधान करना और लोगों के द्वारा अपने को रोकने के जीवन की समस्याओं के संबंध में जोड़ने के उद्देश्य से कार्य को करना, ये गांधी शांति प्रतिष्ठान को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे खासकर। उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के बारे में चर्चा, विचार विमर्श, चिंतन मनन। तो बेसिकली 1955 में ही गांधी जो है स्मारक निधि में शुरू हुआ। यह निधि की पहली स्वायत्त संस्था बनाई गई। 1958 में स्थापना का अधिकार निधि के अध्यक्ष श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर को दिया गया था। 1 करोड़ का कोष प्रतिष्ठान के नाम पर या नाम से निर्धारित किया गया। विधान एवं योजना बनाने के लिए एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य थे सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती सुचेता कृपलानी, मोरारजी देसाई और आचार्य JB कृपलानी इत्यादि जो इसके रहे हैं वो सदस्य के रूप में भूमिका निभाए हैं। बताइए, क्लियर? एक बार कंफर्म करिए।
जी सर, जी सर। कार्य समिति के रूप में अगर देखा जाए गांधी शांति प्रतिष्ठान को, तो 1959 में विधान को स्वीकार किया गया। इसमें लगभग 5 साल निधि के अंग के रूप में प्रतिष्ठान का काम चला। प्रारंभिक प्रमुख कुछ विशेष कार्यक्रम थे, ठीक है, जिसमें एक केरल प्रदेश का व्यापक अध्ययन जनता के विरोध के कारण 1959 में केरल राज्य द्वारा जो है बर्खास्तगी हुई, बर्खास्तगी हुई थी। तो केरल में हुआ था 1959 में, जनता के विरोध के कारण था ये, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यों को मोटे तौर पर 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। एक था अहिंसक विकल्प का प्रयोज्यता, दूसरा था प्रकाशन, तीसरा था फील्ड वर्क। जो अहिंसात्मक विकल्प का प्रयोज्यता था, इसमें प्रकृति और उसके पर्यावरण का आधुनिक विकास योजना, जो आज के समय के विकास की योजनाएं हैं, इसके कारण हुए जो नुकसान, जो क्षति था, उसका अध्ययन और विज्ञान तथा परिस्थिति के विकास में अध्ययन, जो नए संकल विश्व के दृश्य की संभावना को जताता है। तो मैं कहूँगा कि प्रकृति और उसके पर्यावरण को आधुनिक विकास योजना के कारण, है ना, योजना के कारण हुए नुकसान और क्षति का अध्ययन करना जो कहलाता है, वो एक प्रकार का यही प्रक्रिया बताती है गांधी शांति प्रतिष्ठान। दूसरा है प्रकाशन। गांधी मार्ग अंग्रेजी और हिंदी में त्रैमासिक पत्रिका द्वारा वर्तमान संघर्षों का समाधान करने में अहिंसा के प्रयोग के आधार पर दृष्टांत अध्ययन तैयार किया गया, है ना। तो वर्तमान समस्याओं में भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में, ठीक है, एक प्रकार से विचार उत्पन्न करता है ये प्रकाशन। और एक है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्या है? फील्ड वर्क बेसिकली आपको कहता है कि गांधीवादी संसाधन या समस्या का समाधान का प्रयोग द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, जैसे चंबल घाटी में डाकुओं का आत्मसमर्पण और पुनर्वास, प्रकाशन द्वारा पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में विशेष योगदान, है ना, प्राकृतिक या जैविक खेती के क्षेत्र में या क्षेत्रीय और फील्ड प्रयोग गांधीवादी विषयों पर शिविर और गांधीवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहन के लिए फेलोशिप और शैक्षणिक कार्यक्रम को बताता है। तो आपका फील्ड वर्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई है? सन 1980 में। स्थापना कब हुई है? 1980। अब इसको कहा जाता है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, IGSSS। नई दिल्ली, भारत में एक स्थित गैर सरकारी संगठन है ये। यह कमज़ोर समुदाय के विकास और क्षमता निर्माण और ज्ञानवर्धन की दिशा में काम करता है। और यह संगठन भारत के लगभग, अगर हम बात करें, 25 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय दिल्ली में फैला हुआ है। इससे पहले इंडो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। अब कितने नाम से जाना जाता है? इंडो ग्लोबल सर्विस, सोशल सर्विस सोसाइटी, इंडो सोशल सर्विस, इंडो सोशल सर्विस, इंडो ग्लोबल, यहाँ पे जर्मन की जगह ग्लोबल शब्द को यूज किया, ग्लोबल, ठीक है, याद है। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की जो स्थापना 1960 है। टाइप जो है एक प्रकार का यह गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सर अभी तो 1980 बताया आपने। अच्छा, अभी 1980 बताया था ना, ये 1960 लिखे हैं। एक मिनट, हाँ, वहाँ 1980 है, 80 ही है, करेक्ट।
1980 ही करेक्ट है इसका। हाँ स्थापित सर करके वही। संगठन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे सीमांतकृत हो गया था ना उस समय। हाँ 1980 करिए, 1960 मत करिए। ठीक है सर। 1980। ठीक है चलिए। 1985 में IGSSS द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्माइल प्रोग्राम एक्सपोजर के माध्यम से सीखने के लिए छात्र मोबिलाइजेशन जो है इनिशिएटिव भी शुरू किया गया। 1992 तक में IGSSS ने क्षेत्रीय कार्यक्रमों को खोलते हुए दिल्ली में पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर दिया है ना? और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के साथ एकमात्र वित्त पोषण एजेंसी से विकास सहायक संगठन बना है ना? अब देखिए स्माइल प्रोग्राम है क्या। स्माइल प्रोग्राम एजुकेशन इन राजस्थान के 13 अप्रैल 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि बच्चों की शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जा सके। इसलिए सरकार ने स्माइल प्रोग्राम का आयोजन किया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय। बताइए, आवाज़ जा रही मेरी? हाँ सर आ रही है। ओके। अब ये देखिए, ये कैरिटस कहा जाता है इसको, कैरिटस इंडिया। ठीक है। अब यह एक कैरिटस जो है इंटरनेशनल के महासंघ का सदस्य है, जो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे इसमें। अब जो कैरिटस इंडिया है, इसी को कैरिटास इंडिया भी कहते हैं, 1963 में 1962 में यह स्थापित हुआ। अधिकाधिक विकास शाखा है जो भारत में कैथोलिक चर्च के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ठीक है, 1860, पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 के तहत पंजीकृत है। और कैरिटस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है कार्य में प्रेम या कार्य में प्रेम। नाम मानवता के प्रति करुणा और प्रेम लगाने के प्रयासों को दर्शाता है। कैरिटस इंडिया लगभग 200 देशों में काम कर रहे हैं और 160 से अधिक सदस्य जो होते हैं वो घटनाओं में क्या है, कैरिटस परिसंघ का सदस्य हैं, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे मानवीय नेटवर्क मानता है ना? ये बात ध्यान रखिए। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें मानवतावादी और विकास संबंधी दृष्टिकोण के साथ, इसमें 4 दशकों में भारत में जाति, धर्म और सजातीयता के भेदभाव के बिना गरीबों की सीमांतीकृत करके उसको सेवा प्रोवाइड कराना है ना। कैरिटस का अर्थ जानते हैं क्या होता है? दान होता है या स्नेह या प्रेम होता है कैरिटस का अर्थ, है ना, दान या स्नेह। तो इसलिए आप कह सकते हो कैरिटस विश्व भर में भाईचारा यानी जो है एकात्मकता और सामाजिक सम्मान सामाजिक न्याय लाने के लिए विद्यमान है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है।
अब कैरिटस की कुछ भारत में ना कुछ उसके कार्य हैं, जैसे कौन कौन से कार्य हैं। तो एक तो 1971 का है जो बांग्लादेश शरणार्थी राहत की बात करता है। एक महाराष्ट्र भूकंप पुनर्वास है। एक आंध्र प्रदेश चक्रवात राहत पुनर्वास है। जो बांग्लादेश शरणार्थी के तहत है वो 1970 का है, और जो महाराष्ट्र भूकंप पुनर्वास है वो 1993 का है, और जो उड़ीसा विनाशकारी चक्रवात राहत और पुनर्वास की बात है वो 1999 यानी 1999 में वर्ष आता है। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे जी सर। मानव व्यक्तित्व की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर कैरिटस इंडिया समाज की वंचित, सामाजिक रूप में बहिष्कृत समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक की सेवा करता था, जो सबसे अधिक वंचितों के लिए तरहीजी क्रिया करता था, है ना। तरहीजी का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं सर, बता दीजिए। जैसे इनके लिए समानता का अवसर देकर काम करना, है ना, वो तरहीजी कहलाता था, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वो एक प्रकार से तरहीजी कहलाता था। 1971 में अभी मैंने बताया बांग्लादेश शरणार्थी संकट के दौरान ये था, आपदा के परिप्रेक्ष्य में, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत, इसमें एक नाम आता है ICLU। क्या है ये? बताइए। ICLU ना, चलिए ये देखिए, पीपल्स यूनियन फॉर जो है सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं। नेहरू जी ने इसे 1936 में प्रारंभ किया था। प्रचार करना और जनमानस के शिक्षित करने का प्रयोजन से गैर राजनीतिक, है ना, गैर राजनीतिक और व्यापक आधार पर नागरिक स्वतंत्रता संगठन की आवश्यकता पर विचार करते थे। तो एक संस्था आई है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, शुरुआत का वही, इसको आप ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त 1936 को भारतीय नागरिक जो है स्वतंत्रता संघ की बात करता है ना, ठीक है। तो इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन है ये, ठीक है। और ये इसके बाद मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब जो है उनकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, उसको प्रोवाइड कराता था 1936 में। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना हुई। उसके बाद मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब में इकाइयों के रूप में संघ की रचना कर दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संगठन के पहले जो है सम्मानार्थी अध्यक्ष और सरोजिनी नायडू भी अध्यक्ष, सबसे पहले ये लोग थे पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक है राजीव गांधी प्रतिष्ठान, है ना। राजीव गांधी प्रतिष्ठान की बात अगर हम लोग करें, आप जानते सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम का एक संगठन की स्थापना हुई थी। पता है आपको किसने किया है? सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी 13 अप्रैल 1974, ठीक है, 1974 इसकी स्थापना हुई। और सन 1976 में ना फिर ये जो है पीपल यूनियन फॉर लिबर्टीज़
जो था फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये बेसिकली डेमोक्रेटिव राइट्स की स्थापना की और सांप्रदायिक दंगों के कारण यह पता लगाने लगा कि समाज के विभिन्न वर्गों में या उनके बीच सौहार्द को कायम रखने का प्रयास किया जाए, सौहार्द को। फिर एक राजीव गांधी प्रतिष्ठान आया और इसकी स्थापना हुई 27 जून 1991। ये क्या था? ये राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली और व्यवहारिक और टिकाऊ कार्यक्रम, ठीक है, को मोटिवेट करने के लिए उत्प्रेरणा यानी प्रेरणा के रूप में काम किए, है ना। वास्तव में सभी राज्यों और संघ में शासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति को स्थापित करती है ये राजीव गांधी प्रतिष्ठान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक आया MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, ये भी एक NGO है। इसकी स्थापना 1988 को हुआ, पंजीकृत हुआ। ये संगठन था, ये बेसिकली नौकरी के लिए प्रकृति के अनुकूल, गरीबों के अनुकूल, महिलाओं के अनुकूल, है ना, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और सामाजिक रूप से सामयुक्त विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन दिया इसने। MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, ठीक है। सर ये स्थापना कब बताए? 1988? हाँ जी, 1988। एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी, कलकत्ता में 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की स्थापना किया और यह एक रोमन कैथोलिक धार्मिक संघ था। मदर टेरेसा के शब्दों में भूखे, नंगे, बेघर, अपंग, अंधे, कुष्ठ रोगी, उन सभी की देखभाल करने के लिए था ये मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक था जो है बास्को रीच आउट। बास्को रीच जो आउट था यह 1983 में स्थापित हुआ, 1983 में, और ये गैर धार्मिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में बॉस्को रीच आउट बना। और ये जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सन 1860 के तहत जो है इसको अधीन जो है पंजीकृत किया गया। और बॉस्को रीच आउट जो है स्वपोषी और आत्मनिर्भरता, आत्मगौरवशाली समाज की सजीव कल्पना करता है जिसमें लोग उत्तरदायित्व के साथ न्यायसंगत समाज और सौहार्दपूर्ण समाज के लिए कार्य करते हैं और संपूर्ण मानव जाति का विकास के बारे में जिक्र करते हैं। इसी के अंतर्गत आपको बताऊं, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, स्वयं सहायता या स्वावलंबी समूह जो है, वो स्वयं को संगठित करने के लिए सुग्राही बनाता है और फिर लोगों के आंदोलन के रूप में इसे मूर्त रूप से कार्य करता है, प्रत्यक्ष रूप से, है ना। एक लास्ट आप देख लीजिए, है ना, यह है आपका ग्रामीण भारत में गैर सरकारी संगठनों का महासंघ, है ना। ये इसकी जो ये जो पंजीकृत सोसाइटीज़ है ये 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया फरवरी 2005 में। तो फरवरी 2005 से इसमें जो है कार्य प्रारंभ हुआ और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है ना। तो CNRI इसका इन शॉर्ट नाम है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs इन रूरल इंडिया के नाम से जाना गया। और ग्रामीण भारत में गैर सरकारी संगठनों के महासंघ का विज़न ग्रामीण भारत में NGO के शीर्ष के निकाय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो संपूर्ण विकास के लिए ये बल देता था, संपूर्ण विकास पर ये बल देता था, ठीक है। उसके बाद एक आया कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
ये बेसिकली विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन है, जहाँ पे विश्व में 3000 से अधिक सदस्य संस्थाएं हैं इसमें, है ना। 16 नन के सहयोग में सीनियर जो है मैरी ग्लोरी द्वारा नोट कर लीजिएगा नाम, मैरी ग्लोरी द्वारा 29 जुलाई 1943 की इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो कैथोलिक हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया बाद में। और 1944 में भारत के लोगों को उपलब्ध मेडिकल सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया गया और कैथोलिक हॉस्पिटल या अस्पतालों में जो है नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने और चिकित्सा कार्य को कैथोलिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की बढ़ी हुई भूमिका को निभाना इसका एक प्रकार से लक्ष्य बन गया। इस पर इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक आता है केयर इंडिया। केयर विश्वव्यापी गरीबों के लड़ने वाले विश्व के प्रमुख मानवतावादी जो है संगठनों में से एक है और यह एक स्वतंत्र गैर सांप्रदायिक और गैर सरकारी संगठन है जो 1950 में भारत में कार्यरत है, 1950 से। ठीक है, केयर इंडिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 1950 बस। ठीक है, उसके बाद एक RCI आता है। RCI का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? जी सर। रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है। भारत में पुनर्वास परिषद अधिनियम के नाम से जब जाना जाता है तो इसे कहा जाता है 1992। RCI को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया। सितंबर 1992 में RCI अधिनियम संसद द्वारा क्या हुआ, अधिनियमित किया गया। 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया ये, और यह अधिनियम को बनाए रखने के लिए 2000 में संसद द्वारा इसको संशोधन कर दिया गया। यह एक अधिक व्यापक है और RCI को दिया गया जनादेश दिव्यांग व्यक्तियों को दी गई या दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित करना और मॉनिटरिंग करना और पाठ्यक्रम को मानवीकृत करना। ठीक है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवर और कर्मियों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने की बात करता है ये। इसके कुछ लक्ष्य हैं, किस पे काम करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीति और कार्यक्रमों को नियमित करता है। दिव्यांग व्यक्ति के संबंध में व्यावसायिक और कार्मिकों को विभिन्न श्रेणियों में शिक्षण प्रशिक्षण देने की बात करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे जो व्यवसाय हैं उनमें ट्रेनिंग और उसके पाठ्यक्रम को एक मानकीकृत करता है। देश में सभी संस्थानों में समान रूप से इन कारकों या इन मानकों को विनियमित करता है। ठीक है, निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं के विश्वविद्यालय में मान्यता प्रदान करता है। विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा जो है डिग्रियों और डिप्लोमा है, जो प्रमाण पत्र है, उसको पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में रखरखाव की बात भी करता है ये RCI। तो पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाएगा। मान्यता प्राप्त जो NGO चलाए जा रहे हैं डिसेबिलिटी के फील्ड में, उसमें मान्यता प्राप्त भी यानी मान्यता देता है ये। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में ये खोज करता है और शिक्षकों और व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम तैयार करता है। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको डॉक्टरों के एक प्रकार से अभिविन्यास को रिलेट कराता है। दूरस्थ जो वो है शिक्षा है, एक प्रकार से जो शिक्षक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी विधि को लागू करता है ये। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें से अगर हम बात करें तो कुछ संस्थाएं हैं जो इसके द्वारा चलाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप है। ठीक है, एक आर्थोपेडिकली है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों से कल चर्चा करूँगा, आज नहीं। ठीक है, कुल 9 एजेंसियां हैं, उनके बारे में कल मैं जिक्र करूंगा आप लोगों से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन फॉर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी आपने पढ़ा है। और एक आपका यहाँ पे मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ है, MS स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ अभी आपने देखा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और भारत में अगर हम बात करते हैं तो
इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जो है गांधी शांति प्रतिष्ठान भी आपको याद रखना है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए जो है SOS, है ना, SOS इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी अभी आज मैंने आपको बताया है प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है, उनकी प्रोफाइल पर बात किया है, किस पे काम करते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, यह चीज़ें आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना।